Greetings to all the student. I welcome you all in the video of Mission Mathematics Class 10th जो कि 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हमारी आई हुई थी। और आज हम पढ़ेंगे मिशन मैथमेटिक्स के जो वर्कशीट हैं उनके सॉल्यूशन। वीक 1 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, 29 से 31 जुलाई तक था ये, ठीक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर्स जो कि आपकी वास्तविक संख्याएं हैं उसकी वर्कशीट आई हुई थी। एचसीएफ एलसीएम सॉल्व करना सीखेंगे और इरेशनैलिटी का प्रूव करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 29 जुलाई की वर्कशीट है और मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट है ये। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होती है? ये प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। जैसे 24 है, 36 है, इनको हम इस तरीके से फैक्टर करके लिख सकते हैं, गुणनखंड करके हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात आती है एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तीय। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंड यानी कॉमन, सार का मतलब होता है कॉमन जो फैक्टर होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है यानी जो सबसे बड़ा कॉमन आता है उसको महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे 48 के गुणनखंड है तो ये इस तरीके से है। 36 के भाई ये गुणनखंड हो गई, 80 के गुणनखंड हो गए। इन सब में कॉमन क्या देखो, दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। छोटी क्लासेस में भी आपने सीखा होगा। और ये दो इसमें भी है, बाकी सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पास केवल 3 और 3 है, इनके पास 2 2 3 है, ये इसके पास 2 2 5 है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमने देखे उसमें 2 ही केवल आ रहा है और वो भी कितनी बार आया? 2 बार, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 × 2 यानी 4, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। अब ऐसे ही आता है लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो या दो से अधिक जो संख्याओं का जो भी हम गुणनखंड करते हैं उसमें जो लघुत्तम होता है यानी सबसे कम, सबसे छोटा, इन संख्याओं का जो सार गुणा जो में से सबसे छोटा गुणा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एलसीएम निकालना कहते हैं। जैसे 48 और 36 का हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉमन था, इनमें से सबको एक एक बार लिख दिया जाएगा और जो बच जाता है उसको भी लिख देते हैं। 2 × 2 यहाँ बच गया और यहाँ बच गया 3, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर क्या आएगा? 144। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपने बुक में पढ़ा होगा, जनरेट होता है। और फॉर्मूला क्या कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें तो उनका फॉर्मूला क्या बनता है कि दोनों का गुणनफल यानी एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया? एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 120 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन किया हुआ है। मान लेते हैं पहली संख्या 24 थी, ठीक है, यानी ए था 24, दूसरी संख्या बी है। तो हमने क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा भाई? एचसीएफ गुना में एलसीएम क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो एचसीएफ दे रखा 12, एलसीएम दे रखा 120, ये रख दिया 24। 24 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगले स्टेप में 24 इधर जब जाएगा तो इसके बटे में क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, जो कि यहाँ पे देखो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको काट देंगे, एक सेकेंड, हाँ इसको कट कर देंगे जैसे भी ये कट हो। 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 2 से ये कितने पे चला जाएगा? 60 पे, जो कि यहाँ पर आंसर आया। तो बी यानी दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी? 60। अगला क्वेश्चन देखो, अगर एचसीएफ दोनों नंबर देखो यहाँ मेंशन कर रखे, इन्होंने यहाँ पे भी ए और बी लिख रखे थे, वही ए और बी हैं जो इनको क्रॉस में दिखाया था। तो 56 और 72 का जो एचसीएफ है वो कितना आता है? 8। और एलसीएम निकालना है अब इनका। तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई, एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। लगा दो, यहाँ एचसीएफ का वैल्यू रखा, एलसीएम तो हमें निकालना है। तो यहाँ दोनों का गुना कर दिया, ये था 8। जब अगले स्टेप में यहाँ गुना में है तो अगले स्टेप में डिवाइड में चला जाएगा। 8 से डिवाइड कर दो, 8 7 56 होता है। 72 को 7 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 504, ठीक है। तो ये था पूरी वर्कशीट आपकी, ये इंग्लिश मीडियम में दी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है।
चलो ये अब हम आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे पे। क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सी डेट का है? ये 29 जुलाई का ही। यदि एलसीएम 45 और 18 का 90 है, अब मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है, तो हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुना में एलसीएम। ये ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, ये तो हमें निकालना है जी। एलसीएम कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। ए कितना है, 45 है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 45 है। और बी कितना है, वो कितना है, 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 90 गुना में है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 45/18 गुना में 45 गुना में 18/90। तो 45 एकम 45, 45 दूनी होता 90 है, और 2 से इसको काट देंगे, 2 में 18। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। ये था आपका पूरा क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। इजी था ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कम से कम 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। ये दूसरी वर्कशीट है और ये 31 जुलाई की वर्कशीट है। अपरिमेय संख्याओं की प्रामाणिकता, मतलब यह हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं होती क्या है परिमेय संख्या, डेफिनेशन देखो, जो संख्याएं p/q रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां p और q पूर्णांक होते हैं, q 0 नहीं होता, ठीक है। अर्थात जो परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है। यानी किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए विरोधाभास के द्वारा हम यूज करेंगे, ठीक है। ये √2 √3 वाले क्वेश्चन नहीं है जो, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है यदि p एक अभाज्य संख्या है, तो p a² को भी विभाजित करता है, p a को भी विभाजित करता है, और ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा ही तो पढ़ते हैं हम। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, देखो आपकी बुक में, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे, √2 और √3 ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन है, पहला उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको क्या करेंगे, p/q के रूप में मानते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, ये 0 है। और ये लाइन मैं हमेशा लिखवाती हूँ, p और q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या है, ये साथ में अभाज्य है, ठीक है। ये मीनिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो p और q में से एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब इनका जो HCF है वो 1 है, यानी दोनों 1 के पहाड़े में आएंगे और किसी के में आएंगे ही नहीं। तो हम p को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देंगे इसको, तो p बराबर क्या हो जाएगा, √5q, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये लिखा भी हुआ है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 का रूट तो हट जाएगा, q पे स्क्वायर आ जाएगा और p पे स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5 जो है p² को भी भाग करता है, ये विभाजित की जगह तुम भाग करता है भी लिख सकते हो, ठीक है। और 5 जो है p को भी विभाजित कर सकता है, करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है, p को मैं 5m लिख सकती हूँ, जैसे तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है 5c लिख लो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस p के वैल्यू को इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे। जब इस समीकरण में पुट करोगे तो ये होगा p² = 25m²। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा क्या, 5q², ये वाला ध्यान रहे, ठीक है। देखो थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया, मैं तुम्हें फिर से समझाती हूँ। हमने क्या करा है, इसने एक ही बात है, तुम चाहे यहाँ स्क्वायर कर दो चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है। देखो इसने दोनों तरफ वर्ग कर दिया है, तो ये हो गया p², ठीक है। और ये इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, 25m²। अब आप देख सकते हो ये भी p² है इधर, और ये भी p² है, दोनों को बराबर रख दिया, तो 5q² = 25m²। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, q² 5m² के बराबर है, ठीक है। इससे क्या रिलेशन निकला कि 5 जो है q² को विभाजित करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे जो है 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 के। अगर हम √2 सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ लिखते उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 के, लेकिन ऊपर हमने यहाँ पर क्या कहा था कि ये तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस तथ्य का खंडन करता है कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी हमने जो माना था वो विरोधाभास है, हमारी धारणा गलत थी, और √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने जो माना था ना, √5 एक परिमेय संख्या, वो गलत था। इसका मतलब √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है। 4 क्वेश्चन है ये, √2 √3 √5 और √7, ठीक है।
इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में जरूर मिलेगा देखने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी में। उदाहरण 2, दर्शाइए कि 5 + 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करते हैं कि मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये a/b के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना। देखो ये प्लस का 5 है, जब ये राइट हैंड साइड को जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर एक स्टेप और लिखना था इन्हें, √2 बराबर a/b - 5 यहाँ बटे में 7। समझ रहे हो कैसे? रुको एक मिनट फिर से दिखाती हूँ। देखो ये स्टेटमेंट है और इसके आगे हम सॉल्व करें। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा √2 बराबर 1/7 और ये पूरे के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसे 1/7 को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5/7 हो जाएगा। चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालेंगे भाई, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये कैसी संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या बराबर हो गया अपरिमेय संख्या, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। इसका मतलब हमारी धारणा गलत हो गई कि ये परिमेय है। हम निष्कर्ष निकालते हैं या हमारा जो मानना था वो बिल्कुल गलत था, और आंसर क्या है कि ये डेफिनेटली कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, कैसी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। ये इसका इंग्लिश मीडियम का दिखा रखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है, देखो 31 जुलाई का ही क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो दर्शाइए कि 5 + 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अभी अभी हम सॉल्यूशन करके आए हैं, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी में फटाफट सॉल्व करेंगे। माना 5 + 3√2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a/b लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्लस का 5 है तो अगले, सॉरी ये प्लस यहाँ गलत लिख दिया मैंने, तो ये प्लस का 5 था, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। ये 3 इसके गुणा में है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा a/b - 5। ठीक है, अब चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये हो जाएगा a/3b - 5/3, बस यही छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, यस बिल्कुल सही बात है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि राइट हैंड साइड वाला पूरा ये क्या दिख रहा है मुझे, ये तो परिमेय है। तो ये कैसा हो गया कि भाई परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसके, आई मीन टू से अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसके, परिमेय संख्या के। ठीक है, इसका मतलब हमारी अवधारणा गलत थी और 3 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर आएगा 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए ना सारे? हाँ, इजी तरीके से करना है, बहुत ही आसान तरीके से, और ये ऐसे पूरा सॉल्यूशन आपको कर देना है। ठीक है बेटा, तो आसान है ना ये। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर असेसमेंट वर्कशीट भी आई हुई है। ठीक है, तो देखो ये अध्याय 1 लिखा हुआ है और ये असेसमेंट वर्कशीट है। असेसमेंट का मतलब है ये आपका टेस्ट है एक तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि एलसीएम है 385 और 500 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको 385 के ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे।
तो इसको ये आप 5 से भाग कर दो, तो ये होगा 5 सत्ते 35, अगेन 5 सत्ते 35, फिर 7 से जाएगा तो 11 पे चला जाएगा, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब 500 के गुणनखंड करो, 500 के गुणनखंड करोगे तो 5 से जाएगा 100 पे, फिर 5 से कर दो, फिर कितने पे जाएगा 20 पे, फिर 5 से कर दो, फिर कितने पे जाएगा 4 पे। ठीक है, 4 को 2 से करोगे फिर ये चला जाएगा 2 पे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 385 के गुणनखंड तो आ गए 5 गुना 7 गुना 11, और 500 के गुणनखंड क्या आ गए, 5 की घात तो आ गई 3, और 2 की घात कितनी आ गई 2। ठीक है, अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वही तो लिखते हैं। तो हाईएस्ट पावर 5 की घात तो है 3, ठीक है, 2 की घात है 2, ठीक है, 7 की घात है 1, ठीक है, और 11 की घात है 1। ठीक है, तो बेसिकली ये तो पूरा पूरा आ गया है, यानी 500 तो पूरा पूरा आ गया, और 11 सत्ते आ गए 77, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। ठीक है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा। आगे देखो, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तो उनका a और b का गुणनफल क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, HCF गुना में LCM बराबर a गुना b होता है। HCF दे रखा कितना 5, एलसीएम कितना है 200, a क्रॉस b मुझे निकालना है, 200 की 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, संख्या 765 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 765 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखो इधर कर लेते हैं, थोड़ा इधर ले आती हूँ। देखो 765 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 बचेंगे 2, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर ये जाएगा 3 से अगेन, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से भाग जाएगा ये, तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 5 तो एक बार आया है, 3 दो बार आया है, 5 एक बार आया, 3 दो बार आया, और एक बार 17 आया, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का एलसीएम ये है और उनका HCF 13 है, एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, देखो यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम तो है 182, HCF आपको दे रखा है 13, और एक संख्या 26 है, दूसरी 26 है, दूसरी बतानी हमें क्या होगा। अगेन वही फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम गुना में HCF बराबर होगा a गुना में b। तो एलसीएम कितना है 182, HCF कितना है 13, ये कितना है 26, b मुझे निकालना है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 26 जो गुना में है डिवाइड में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा b। 26 इसके काट दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 नीम 18, और 2 एकम 2, तो b का मान कितना आ जाएगा 91। देखो क्या ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन मिटा दूं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या दे रखा है आपको, पढ़ो कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी करवाया है। ठीक है, ऊपर जैसे सॉल्यूशन करवाया है बिल्कुल है। जब दिया गया है कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ही माना करके सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे माना 4 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं मान सकती हूँ कि 4 + √3 कैसे होगा, a/b होगा। तो यहाँ प्लस का 4 है तो इधर जाएगा तो कैसा 4 हो जाएगा, माइनस का। क्या इसके यहाँ पर कोई नंबर है, नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बस सीधा सीधे लिखेंगे कि भाई √3 तो अपरिमेय संख्या है, कुछ करना ही नहीं है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकते। फिर वही रीज़न लिखेंगे कि हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी अवधारणा गलत थी और 4 + √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटे, तो
आसान होते हैं क्वेश्चन, पता नहीं बच्चे घबराते क्यों हैं। मेहनत करोगे तो सब आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शिक्षक कार्यशाला में फ्रेंच, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या क्रमशः 48, 80 और 144 है। यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में शिक्षक बैठे हों, सब में समान संख्या में शिक्षक बैठे हैं और सभी एक ही विषय के हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या है? कैसी संख्या निकालनी है? न्यूनतम। और न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे कम यानी छोटा। और छोटा हम किस में निकालते हैं? एलसीएम में, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 48 का, 80 का और 144 का, ठीक है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 48 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये कितने पे चला जाएगा? 12 पे, फिर 6 पे चला जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा, ये ठीक है। अब 80 पे करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 10, 2 पंजे 10 और फिर 5 से चला जाएगा 1 पे। फिर हो गया 144, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर जाएगा ये 36 पे, उसके बाद जाएगा 18 पे, फिर 2 से जाएगा 9 पे, फिर 3 से जाएगा 3 3 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन सबको लिख लो। कैसे लिखोगे? 48 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की घात 4, 2 4 बार आया है, और 3 की घात 1। 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 और 5 की घात 1। 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 और 3 की घात 2। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वो लिखते हैं, ठीक है। तो 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, यह आंसर आएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की घात 4 तो होता 16, 3 तिया हो गया 9, ये हो गया ये, ठीक है। 16 पंजे 80, 8 9 72, 720 आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो पीछे वीडियो करके वापस से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हम क्लास में भी बहुत बार करा चुके हैं, सभी टीचर्स ने कराया होगा आपकी क्लास में, ठीक है। और मैंने अभी ऊपर √5 अच्छे से समझा दिया है। मेरी चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हैं जहाँ पर आपको √2, √3, जहाँ पे मैंने मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, उधर √2 का सॉल्यूशन तुम्हें वहाँ से दिख जाएगा। तो √7 आपको खुद करना है, मैं ये आपको होमवर्क में देती हूँ, ठीक है। सभी को अपनी नोटबुक में करना है। मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ ये वर्कशीट भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ये पेपर में भी आता है। कितने मार्क्स में आता है? 2 मार्क्स में। और ये √7 वाला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। चलो क्वेश्चन देखो। दर्शाइए कि 5 × 11 × 3 17 × 11 एक भाज्य संख्या है। कुछ नहीं करना, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। 11 × 3 + 17 × 11, दोनों में से जो कॉमन है बाहर निकाल लो। 11 कॉमन है भाई, जो अपनी जगह से जाता है वो अपनी जगह 1 छोड़ जाता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 11 कॉमन ले लिया, 5 तिया कितना हो गया? 15, 17 एकम 17, जोड़ दो, कितना हो गया? 7 5 12, हंसी लगेगी 1, तो ये कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। बस इसको ये छोड़ दो। अब यहाँ एक लाइन लिखो सुंदर सी, क्योंकि इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें 1 नंबर तो मिलेगा ये सॉल्यूशन करने का, 1 मार्क, और बाकी का 1 नंबर इस स्टेटमेंट को लिखने का मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम आगे और कौन सी वीडियो चाहते हो और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है बेटा। और मैं समझती हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को बैक करो और वापस से सॉल्व करके देखो। थैंक यू सो मच।